अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हाजिर हुए बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर बात करेंगे ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की। 8वां वेतन आयोग की फिटमेंट फैक्टर कितने बढ़ोतरी होगी, और दोस्तों जो आपका डीएडीआर है और एरियर है उन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। तो कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच गया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट है वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन जो बढ़ने जा रही है, 10 साल की जो मेहनत के बाद आपकी कितनी न्यूनतम पेंशन थी और कितनी बढ़ोतरी होगी, पूरी डिटेल हम आपको इसमें बताएंगे। 8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा, कितनी आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी होगा। सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस 95 की। जी हाँ दोस्तों, हमारे कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस 95 के अंतर्गत है, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लेकर लंबे समय से चली आ रही है। पिछले 10 वर्षों में इसके लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे पेंशनर्स हैं, अब 2025 में उन प्रयासों में सफल होने की संभावना बढ़ती जा रही है। विभिन्न रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, सरकार के संभावित फैसले और इससे पेंशन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जो उद्देश्य रहा है, हमारा उद्देश्य यही कि आपको जो हर मुद्दे हैं उनकी सटीक और सरल भाषा में जानकारी दें। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें मुख्य बात रही है डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं इसमें क्या कुछ है। जो योजना का नाम है, जैसे कि पहले हमने थोड़ा सा बता दिया गया है, ईपीएस 95 की बात कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना जो 1995 में शुरू की गई थी, जिसको हम ईपीएस 95 भी कहते हैं। प्रबंधक है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। उद्देश्य है संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी को पेंशन प्रदान करना, और न्यूनतम जो पेंशन है वह 1000 रुपये प्रति माह है। पेंशन के लिए जो पात्रता है 58 वर्ष की आयु। दोस्तों नियोक्ता का योगदान है वेतन का 8.33 यानी कि 15,000 प्रति माह तक सीमित होना। सरकारी योगदान दोस्तों वेतन के 1.16 यानी कि 15,000 प्रति माह तक सीमित। पेंशन गणना जो सूत्र रहा है, मासिक पेंशन यानी कि पेंशन योग्यता वेतन मल्टीप्लाई पेंशन योग्य सेवा, उसको 70 से डिवाइड करके आप अपने जो पेंशन गणना है वो कर सकते हैं, कितना आपको फायदा होगा, कितना क्या कुछ होगा। अब बात करेंगे जो हमारे कर्मचारी की एक मांग है और एक दशक का जो संघर्ष चल रहा है ईपीएस 95 का। ईपीएस जो 95 पेंशन भोगी जो लंबे समय से हमारे कर्मचारी हमारे पेंशन भोगी जो मांग कर रहे हैं कि जो न्यूनतम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत ही ज़्यादा कम है। महंगाई के देखते हुए दोस्तों 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। ईपीएस 95 जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है यानी कि एनईसी से सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ावा कर 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। जो ये मुद्दा 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि की बैठक भी हुई थी, जिसे उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा और वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। बजट था, बजट जो 2025 में हुआ तो दोस्तों जो उम्मीदें थी, प्रस्ताव था, क्या कुछ हुआ है वो बजट में। ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 1,000 करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगर यह प्रस्ताव पारित होता तो पेंशन भोगी की मासिक वेतन में राशि की वृद्धि होगी, और जो नई वेतन सीमा है और जो पेंशन का गणित है वो भी इसमें बताया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे क्या कुछ किया गया है। अगर हम किसी कर्मचारी की वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए तो पेंशन की कैसे गणना की जाएगी। न्यूनतम पेंशन 21,000 मल्टीप्लाई जो पेंशन सेवा योग्य सेवा है जो वो, और 70 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें बताया भी गया यदि किसी कर्मचारी 35 वर्ष तक सेवा की है और उसकी जो मासिक आय होगी यानी कि 21,000 मल्टीप्लाई 35 और 70 से डिवाइड करके 10,500 रुपये तक आपको सेवा का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ को जो नए नियम 2025 में लागू किया गए थे, इसमें क्या कुछ शामिल किया गया है वो भी हम बताते हैं। पीएफ अकाउंट में एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा दी गई थी। पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने की सुविधा, योग्य जो सीमा है उसको हटाने जैसे जो फीचर्स हैं उनको इसका योगदान रहेगा, और ये सभी बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी आसान बनाएंगे और पेंशन भोगियों को और अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। ईपीएफओ की जो आगामी बैठक होगी उसमें क्या कुछ है दोस्तों। ईपीएफओ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की बैठक 28 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर तय की गई थी। हालांकि इस बैठक में ब्याज दर पर चर्चा हुई, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी अहम रहा है।
APS 95 जो पेंशन बढ़ोतरी है दोस्तों, जो हमारी रिपोर्टर है उन विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार बात करें तो सरकार APS 95 के जो तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ावा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशन भोगियों के लगातार प्रयास और सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण 2025 में पेंशन बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी अधिक है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक प्रस्ताव है, जो सरकार का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। तो दोस्तों यही कहेंगे जो APS 95 का मुद्दा है पिछले 10 सालों से लंबित है, लेकिन 2025 में इसका समाधान होने की उम्मीद की जा रही है। हमारे जो कर्मचारी की मांग थी वो मांग अब पूरी होती जा रही है। सरकार के संभावित फैसले से लाखों पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी, उनका जीवन स्तर है वो भी उच्च होगा। दोस्तों अब बात करेंगे 8वां वेतन आयोग पर। 8वां वेतन आयोग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा सदन में कंगना जो रनौत है और सऊद अहम ने सोमवार में सदन में कार्यवाही के दौरान 8वां वेतन आयोग पर कुछ सवाल जवाब हुए थे। दोस्तों सवाल पूछा था, दोनों सदनों ने पूछा था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी। तो दोस्तों वही बड़ी हम आपके बात शेयर करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 8वां वेतन आयोग जो केंद्रीय कर्मचारी हैं दोस्तों, हमारे कर्मचारी की मांग रही थी, लेकिन इस पर जो लोकसभा में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला ये थे कि जो आयोग का कामकाज कब शुरू होगा, और दूसरा आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित समय सीमा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में यथासमय पर निर्णय लिया जाएगा, और 8वां वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही 8वां वेतन आयोग का प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा। विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सहित प्रमुख जो स्टेक होल्डर में से इनपुट मांगी गई है। लोकसभा सदन में कंगना रनौत और राजिद अहमद सोमवार ने सदन की कार्रवाई के दौरान 8वां वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा गया। दोनों सदनों ने पूछा कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन किया है। दूसरा या हाँ तो आयोग विचारार्थ विषय और सरकार को इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सिफारिश समय सीमा जो तथ्य ब्यौरा क्या है दोस्तों। तीसरा 7वां वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी और पेंशन भोगी की अनुमानित जो संख्या है कितनी है, जिससे 8वां वेतन आयोग के गठन के लाभ से उनको लाभ दिया जाएगा। चौथा, क्या 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। 5वां जो पूछा गया था, क्या सरकार ने राजकोषीय जो नीतियां हैं और सरकारी व्यय पर 8वां वेतन आयोग के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है। कर्मचारी संघ और पेंशनधारकों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में बताया कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे सवाल का जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में यथासमय पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरा जो सवाल पूछा गया था उसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी पेंशनभोगी परिवार के पेंशनभोगी की जो क्रमशः संख्या है वो 36.57 लाख यानी कि 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार जो आंकलन किया गया था, वहीं 33.91 लाख 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार आंकलन किया गया था। रक्षा कर्मचारी और पेंशनभोगी भी लाभान्वित होंगे दोस्तों। चौथा और 5वां सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि 8वां वेतन आयोग के द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। वहीं जो छोटा सवाल जो पूछा गया था वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री का ने उसमें कहा है कि विचारित विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्य सहित जो प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं और 8वां वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही 8वां वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि दोस्तों केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारी जो सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल JCM से 8वां वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ से जो शर्तें मांगी थी, उनके बाद 10 फरवरी को कर्मचारी की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की जो अध्यक्षता DOPT सचिव ने की थी। इसमें 8वां वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में शर्तें पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा परिस्थिति में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरतें और अन्य सुझाव के साथ ही जो इस मांग की प्रमुखता से 8वां वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा बना जाएगा। राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से S राघवैया जो नेताजी हैं,
से श्री कुमार जी संसद स्थायी समिति, JR भोसले जो सदस्य स्थायी समिति है, गुमान सिंह जो सदस्य स्थायी समिति है, BC शर्मा, रूपक सरकार और तापस बौद्ध जो सदस्य स्थायी समिति है वे उपस्थित रहे थे। JCM के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ता तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनके सुधार की जरूरतों पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकता बढ़ गई है। कर्मचारी और परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार के 3 इकाई की जगह अब न्यूनतम 5 इकाई होनी चाहिए। 8वां वेतन आयोग के संदर्भ की जो शर्तों पर कर्मचारी ने पक्ष में कहा है कि जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। कर्मचारी की ऐसी स्थिति रहे कि जिससे वह सम्मानजनक जीवन तरीके से जीवन यापन कर सके और कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई है। संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और JCHS के जुड़े प्रावधान हैं, इन्हीं के संदर्भ में शर्तों में शामिल करने की मांग भी की गई है। अन्य विभागों की बात करें तो जो अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ता, अन्य लाभ सुविधा, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य ट्रेनिंग लाभ आदि इसमें मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल किया गया है। JCM की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिया गया है उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों ही इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कार्मिक, रक्षा बल और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कर्मचारी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी, संसद के अधीन नियम के तहत गठित नियामक निकाय जो RBI को छोड़कर सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय व संस्थाओं के कर्मचारी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं कर्मचारियों की तरफ से भी कहा गया है दोस्तों 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन को सभ्य और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों से हुए विकास और जीवन आवश्यकता पर विचार करते हुए डॉक्टर अक्रोड फार्मूला में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय कर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाएगा। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेष समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोक्ता इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाई तक बढ़ावे के पर विचार किया जा रहा है और यह जो संदर्भ शर्तों पर हिस्सा बनी हुई है। 8वां CPC को गैर विवर्त वेतनमान जैसे लेवल को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जा रहा है। MICP योजना को मौजूदा विसंगति पर विचार किया जाएगा। पदोन्नति पदानुक्रम में बहुत परिभाषित पदानुक्रमित संरचना और MACP के साथ सेवा के न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करें, जिससे संदर्भ में शर्तों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूरी की जाने वाली अंतरिम राहत का निर्धारण और इस पर विचार किया जा रहा है। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का % जो तुरंत निर्धारित हो। 7 CPC की विभिन्न विसंगतियों को निपटने के लिए जिसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की सिफारिश बैठक में JCM बैठकों में से उठाया गया था, संदर्भ में शर्तों के साथ समाधान किया जाएगा और JCM संदेशों के इस विषय पर जरूरी विषय बताया गया है। पेंशन, मृत्यु से पेंशन, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी, पारिवारिक पेंशन, 12 साल के बाद पेंशन में वृद्धि हिस्से में बहाली, हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसद स्थायी समिति की सिफारिश को लागू करना, इससे भी संदर्भ जो शर्तें हैं उसके लिए भेजा गया है। मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों के आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता, यह सुझाव भेजा गया है कि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के लिए CCS जो पेंशन नियम 1972 है अब 2021 के तहत परिभाषित किया जाए और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उनके बहाल करना DOPT सचिव के अध्यक्ष यह सुझाव रखा गया है। दोस्तों CGHS से संबंधित मामलों को लेकर FMA को संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश करना और डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारी व पेंशन भोगियों को कैशलेस या परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के तरीकों से सिफारिश करना और इन्हीं के संदर्भ की शर्तों को इसमें शामिल किया गया है। स्नातकोत्तर स्तर पर बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सुरक्षा अनुशंसा करना, ऐसे अग्रिमों की समीक्षा करना व उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना जो वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है और साथ ही जो अग्रिम समाप्त करके
उन्हें बहाल करना। उक्त बातों को 8वां वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों में इसमें शामिल किया गया है। 365 में से 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारी के कर्तव्यों की जो प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते में भुगतान पर भी विचार किया गया है। अधिकतम 12 मासी जोखिम भरी और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, जिसके तहत रक्षा, नागरिक कर्मचारी हथियारों, गोला बारूद, रसायन, विस्फोट, एसिड आदि के निर्माण व इसके भंडार में शामिल होते हैं। इनके लिए एक विशेष जोखिम भत्ता, बीमा कवरेज की सिफारिश करना, मुआवजा आदि ये सभी इसमें जो शर्तें थी उसमें एक हिस्सा बना दिया गया है। जेसीएम के संदेशक और AIDEF के महासचिव श्री C कुमार ने बताया है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारी के लिए कम से कम 5 पदोन्नति होनी चाहिए। रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारी बहुत ही जोखिम भरे हालात में काम करते हैं और आयुध निर्माणियों के आकस्मिक हादसे होते हैं। निगमीकरण के बाद कर्मचारी के कल्याण की परिभाषा बदल दी गई है। काम के दौरान होने वाले हादसों में जान खोने और या फिर घायल कर्मचारियों को बेहतर इलाज और मुआवजा की जरूरत होती है, वे लोग जोखिम के विषय में कवरेज के पात्र होंगे। दोस्तों, CPC को इस बाबत अध्ययन करने की आवश्यकता है। MOD द्वारा जोखिम भत्ता समिति का गठन किया जाएगा और JCM की स्थायी समिति द्वारा बार बार आग्रह करने के मौजूदा यह काम नहीं कर रही है। अब अभ्यावेतन बैठक नहीं बुलाई जाती। समाप्त किए पर फेस्टिवल एडवांस से अन्य एडवांस बहाल किए जाएंगे। मूल वेतन का 50% डी और पेंशन के साथ 50% DR का विलय होगा। सचिव DOPT ने कर्मचारी पक्ष में भरोसा दिलाया और स्टाफ द्वारा संदर्भ की शर्तों पर भी जो बातें कही हैं उन पर विचार किया जाएगा और यह आश्वासन दिया कि कर्मचारी के पक्ष में आगे जो बैठक उचित समय पर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट जो संसद में सवाल पूछे गए थे, जिन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा है जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो कौन सी फील्ड के कर्मचारी हो, RBI को छोड़कर उन सभी को सभी तरह के लाभ दिए जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की मेरी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।